राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक दिमागी गुलामी में आज जिस विषय को हम उठाएंगे, जिस लेख को लेंगे, वे अति महत्वपूर्ण है। ऐसा मैं पिछले एपिसोड में भी अंत में बता चुकी हूं आपको। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं आप लोगों का संज्ञान चाहूंगी। एक पुस्तक है सर माइकल ओ डायर की, इंडिया एज आई न्यू इट। उसके पृष्ठ संख्या 65 पर जो चीज उद्धृत है उसको मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहती हूं। पहले लेख शुरू करने से पहले सुनिए। हिंदी में भारत जैसा मैंने इसे जाना पुस्तक को, और ये जो पैराग्राफ है ये भी हिंदी में अनुवादित है जिसे मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। एक महात्मा का रास्ता सचमुच कठिन है, और यह आश्चर्यजनक नहीं कि गांधी ने हाल ही में इस उपाधि को और इसकी जिम्मेदारियों को त्याग देने की कोशिश की है। भारत में उनका प्रभाव निरंतर घटता जा रहा है, फिर भी उनका सन्यासी का बाना और महान नैतिक सच्चाइयों के रूप में उनके द्वारा अत्यंत कुशलता से निरूपित किए जाने वाले अस्पष्ट और अव्यावहारिक टॉलस्टॉय मार्ग का सिद्धांत बहुतेरे लोगों को सार्थक लगने का भ्रम देते हैं, तथा कुछ भावुक इंग्लैंड के दुर्बल मन वाले तथा फ्रांस के कुछ तर्कशील लोग भी इसी भ्रम में हैं, जो पूर्व से एक नई रोशनी की उम्मीद लगाए हुए हैं। तो ये पृष्ठ संख्या 65 पे है, भारत जैसा मैंने इसे जाना के। लेकिन ये पैराग्राफ मुझे मिला है भगत सिंह के जेल नोटबुक से। मैंने आप लोगों के लिए भगत सिंह की जो पुस्तक पढ़ी थी वह थी भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज, लेकिन इस पुस्तक का नाम है शहीद आजम की नोटबुक, भारतीय इतिहास का एक दुर्लभ दस्तावेज। उसको पढ़ते वक्त ऐसा नहीं है कि भगत सिंह की रीडिंग का पाठन जो अंबेडकर नामा से खत्म हो गया, लेकिन मेरा भगत सिंह को जानने समझने का जो खोज है वो निरंतर अभी भी जारी है, और मैं अभी भी भगत सिंह को लेकर कई आर्टिकल्स, कई पुस्तकें मंगवा कर पढ़ रही हूं सिलसिलेवार। तो उसी में से मुझे ये मिला, और आज के लेख का विषय भी क्योंकि गांधीवाद है, इसीलिए ये पंक्तियां मुझे अति महत्वपूर्ण लगी आप लोगों के संज्ञान में लाने के लिए लेख पढ़ने से पहले। तो अब लेख में किस तरीके से जुड़ती हैं पंक्तियां, चलिए ये जानते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हूल जौहार। जैसा कि मैं बता चुकी हूं, लेख का विषय है गांधीवाद। पिछले 16 वर्ष में भारत में गांधीवाद की बड़ी धूम है, और प्रांतों में अधिकांश लोग गांधीवाद के बहुत कम अंशों से सहमत हैं। लेकिन बिहार में गांधीवाद का एकमात्र साम्राज्य समझा जाता है। बिहार पहले से भी बंगाल के अधीन रहने के कारण सब बातों में परमुखापेक्षी रहा है। परमुखापेक्षी को आप पिछलग्गू समझ सकते हैं। नौकरी चाकरी, वकील, बैरिस्टर, प्रोफेसर और अध्यापक, सभी जगह पर उसकी संख्या का प्रभाव नगण्य सा रहा है। वैसे तो मातृभाषा हिंदी युक्त प्रांत जैसे दूसरे प्रांतों में भी दासी के ही तौर पर कचहरियों और सरकारी दफ्तरों में रखी गई थी, लेकिन बिहार में तो उसकी दशा और भी दयनीय रही। जहां और हिंदी भाषा भाषी प्रांतों में सरकार से न सही प्राइवेट संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा हिंदी के हक की पूरी हिमायत की गई, वहां बिहार में उसकी तरफ बहुत कम ख्याल रखा गया। यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के होते थे, अव्वल तो उनमें साहित्यिक रुचि होने नहीं पाती थी, और यदि किसी को हुई तो उसे बांग्ला साहित्य के बारे में जानने के लिए अधिक सुविधा थी। तो हिंदी की पुस्तकें यदि आप यूनिवर्सिटीज में देखें और इतिहास पढ़ना चाहें तो हिंदी की पुस्तकें अब तो बहुत ज्यादा हो गई हैं, लेकिन जिन दिनों मैं छात्रा थी दिल्ली विश्वविद्यालय की, उस समय ये बिल्कुल देखने में नहीं आती थी हिंदी की पुस्तकें। बिहार के जमींदार तो सबसे निकम्मे, असंस्कृत और संसार के प्रगति से अनभिज्ञ रहते आए हैं। उनसे इस क्षेत्र में कोई आशा करना दुराशा मात्र था। यही कारण है जिन्होंने बिहारियों को लजालू, संकोची और सार्वजनिक स्थानों में बोलने, चालने तथा अपने को आगे लाने में भीरू बना दिया। किसी भी उन्नतिशील जाति के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है उसकी बिहारियों में कमी नहीं है। मतलब पढ़ाकू होते हैं लेकिन बहुत संकोची और लज्जाशील होते हैं, ऐसा
राहुल सांकृत्यायन जी का मानना है। लेकिन उनका ये नजरिया कोई एक दिन में नहीं बना है। इनके ऊपर इंटरनेट पर सर्च करते वक्त जो चीज मुझे महत्वपूर्ण मिली वो ये थी कि राहुल जी ने बिहार में सारण जिला के परसागढ़ गांव में कई साल बिताए। गांव के प्रवेश द्वार का नाम आज भी राहुल गेट है। तो ये पर्सपेक्टिव जो था उनका कोई एक दिन का नहीं था, सालों वहां पर बिताने के बाद, काम करने के बाद आया था। तो लेख थोड़ा लंबा है, पूरी रीडिंग करूंगी और बीच में व्याख्या के लिए ब्रेक लूंगी। इसी तरीके से ये लेख मैं पूरा करने वाली हूं, 2 एपिसोड में बनेगा। चलिए, यदि आप बिहार में 1921 में असहयोग करके आए हुए छोटे बड़े कार्यकर्ताओं की ओर दृष्टि डालें और उनकी तुलना दूसरे प्रांतों से करें तो मालूम होगा कि बिहारी असहयोगियों ने जिस आदर्श के लिए अपनी वैयक्तिक उच्चाकांक्षाओं का त्याग किया, वे उस आदर्श पर बहुत अधिक संख्या में कायम रहे। ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि अपने आदर्श के लिए त्याग करने में बिहारियों में स्थिरता इतनी रही है जितनी शायद ही भारत के किसी प्रांत में रही हो। त्याग की स्थिरता के साथ बिहारियों में एक और सबसे अच्छा गुण रहा है कि नेता बनने के लिए यहां उतने झगड़े नहीं हुए। इस प्रकार वैयक्तिक उच्चाकांक्षा की कमी भी उनके अच्छे गुणों में है। मतभेद रखते हुए भी बिहारी राष्ट्रकर्मी अनुशासन को बराबर मानते आए हैं। बिहार के साम्यवादी भी जो बहुत सी बातों में क्या प्रायः ही मौलिक बातों में राजेंद्र बाबू से मतभेद रखते हैं, लेकिन तब भी वे उनका बड़ा सम्मान करते हैं और बहुत हद तक आज्ञा के अनुसार चलने के लिए तैयार रहते हैं। राजेंद्र बाबू के बारे में यह भी कहना पड़ेगा कि वे अपने से मतभेद रखने वालों की बातें भी बराबर ध्यान से सुनने और जहां तक हो सके मतभेद को मिटाने की कोशिश करते हैं। यदि किसी बात में दोनों की राय में फर्क हो तो भी उसमें कड़वाहट आने नहीं देना चाहते। स्थिर त्याग, वैयक्तिक महत्वाकांक्षा पर संयम और बड़ों का अनुशासन, ये तीनों बातें किसी भी जाति की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और ये तीनों बहुत प्रचुर परिमाण के साथ बिहारियों में मौजूद हैं। तो जिस युग का 1944 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी, तो 1940 और उससे ऑनवर्ड्स के लेख रहे होंगे और उस समय के बिहार की आज के बिहार से तुलना आप किस तरह करते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इतिहास को देखने से मालूम होगा कि बिहार कोने में छिपी रहने वाली चीज न थी। हिंदू कुश से आसाम और हिमालय से कन्याकुमारी तक विस्तृत एक राष्ट्र का बनना और उसको शताब्दियों तक सफलतापूर्वक चलाना बिहारियों का ही काम था। वस्तुतः यदि देखा जाए तो मालूम होगा कि पाटलिपुत्र विद इन ब्रैकेट पटना जब से राष्ट्र केंद्र नहीं रहा, तब से सारा भारत फिर से एक राष्ट्रीय सूत्र में बंध ना सका। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। जिन्हें इतिहास का बोध है वे समझ पा रहे होंगे कि राहुल सांकृत्यायन जी क्या बोल रहे हैं। वे सम्राट अशोक के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे काम के लिए बिहार अगुवा बना था, फिर वह लजालू, संकोची और सभा समाज में भीरू जैसी सूरत बनाकर रह ही कैसे सकता था। मैं मानता हूं कि ये बातें इसके दोष हैं और ये उसकी प्रकृति से संबंध नहीं है। इसका साक्षी तो इतिहास है। हाँ, पिछले 1.5 शताब्दियों में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिनमें बिहारियों में ये बातें आ गईं। अब उन्हें वहां से हटाने की कोशिश करनी चाहिए। शायद ये दोष आसानी से रह भी जाते, किंतु गांधीवाद ने अपने प्रभाव से इसे और पक्का करना चाहा। तो आखिर गांधीवाद का क्या प्रभाव पड़ा बिहार पर, अब यहां से वे चर्चा कर रहे हैं। मुंह सूखा, आंखें मुरझाई, सिर नीचे झुका, छाती पैर की ओर दबी, यही तो गांधीवाद का आकार लोगों के सामने आता है। और उसने अपने भक्त बिहारियों पर यदि ये छाप छोड़नी चाहिए तो इसमें आश्चर्य ही क्या। आपको याद होगा भगत सिंह के लेखों की चर्चा करते वक्त सत्याग्रह और हड़तालों में और बाकी भी लेखों में हमने चर्चा करी थी कि किस प्रकार गांधी ने अपनी पूरी वेशभूषा, अपना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। तो पहनावे का, ट्रांसफॉर्मेशन का किस तरीके से उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया लोगों को भ्रम में डालने के लिए। मेरे ख्याल से लोगों को पता ही नहीं होगा कि उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन, उनका ये स्टार्व्ड लुक मेंटेन करने के लिए कितने लाखों लाख रुपए हर महीने खर्च किए जाते होंगे। तो ये सब भी जानना बहुत जरूरी है।
गांधीवाद ने भारतीय इतिहास में सबसे उल्लेखनीय महत्व की जो बात की वह है साधारण जनता तक क्रांति के संदेश को पहुंचाना और उसके लिए स्वार्थ त्याग का भाव पैदा करना। ये मामूली बात नहीं है और इसके लिए इतिहास हमेशा गांधी जी का नाम आदर और अभिमान के साथ लेगा। और भगत सिंह के ऊपर यदि आप फिल्में देखें तो उसमें भी भगत सिंह ये बात बोलते हैं और उनके लेखों से भी ये बात प्रतीत होती है कि कितनी भी अहम की टकराहट उनकी गांधी के साथ हो, लेकिन भगत सिंह उनका सम्मान करते थे और इस बात के कायल थे कि उनके एक इशारे पर पूरा राष्ट्र उठकर खड़ा हो जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, इतना अपने आप को ऊपर तक लेके जाना। हम अच्छाई बुराई कर सकते हैं, लेकिन जिसमें जो खूबी है उसको भी एक्सेप्ट करना हमें आना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही उसने राष्ट्र का सबसे बड़ा अपकार भी किया और वह है हमारी पुरानी बेवकूफियों के प्रति गाढ़ी श्रद्धा पैदा कर देना। यह मानता हूं कि इतिहास में पहली ही बात स्थायी होकर रहेगी, दूसरी बात को शायद एक शताब्दी के भीतर ही लोग भूल जाएंगे, लेकिन इस वक्त और भी अभी 10-20 वर्ष तक यह राष्ट्र को इसका फल भोगना पड़ेगा। सबसे बड़ी बेवकूफी जिसे गांधीवाद ने सहारा और उत्तेजना दी वह धर्म की कट्टरता है। तो गांधी ने कितनी खूबसूरती से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, यहां पर यह बात राहुल जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए वे महज कह नहीं रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बिहार में उन्होंने बहुत साल गुजारे और कल उर्मिलेश जी का एक वीडियो भी मैंने सुना जो था यूट्यूब चैनल न्यूज क्लिक इनका, तो जिसमें वे कहते हैं कि 1939 में बिहार के अमबारी में उन पर पुलिस ने और जमींदारों के साथ मिलकर, यानी कि ब्रिटिश हुकूमत और प्रदेश में प्रांतीय सरकार कांग्रेस की अगुवाई कर रही थी, लाठियां बरसाई थी और 1940 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का जनरल सेक्रेटरी या अध्यक्ष उन्हें चुना गया था। और सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन जी ने ही इस बात को लोगों के संज्ञान में रखा था कि जो खेत जोतते हैं जमीन भी उन्हीं की होनी चाहिए, उन्हीं का मालिकाना हक होना चाहिए। तो किसानों के फेवर में उन्होंने बहुत आंदोलनों में हिस्सा लिया और समसामयिक तरीके से उर्मिलेश जी ने उस वीडियो में राहुल सांकृत्यायन जी को जोड़ा कि यदि आज के जमाने में राहुल सांकृत्यायन जी होते तो जरूर सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए ही हमें मिलते। तो आप यदि सर्च करेंगे तो इस लेख को पढ़ने में, समझने में और ज्यादा दिलचस्प ये लगेगा। दोबारा पढ़ती हूं पहली लाइन। सबसे बड़ी बेवकूफी जिसे गांधीवाद ने सहारा और उत्तेजना दी है वह धर्म की कट्टरता है। लोग कहेंगे कि गांधी जी ने अछूतोद्धार जैसा आंदोलन उठाकर धर्म के विचारों को भी क्रांति पैदा की है। अछूतोद्धार तो मालवीय जी ने भी अपने ढंग से करना चाहते थे और साथ में हिंदू यूनिवर्सिटी में 20 लाख रुपया लगाकर एक नया विश्वनाथ तैयार करना चाहते हैं। क्या यह 20वीं शताब्दी में सबसे बड़े हिंदू नेता की सबसे बड़ी बेवकूफी नहीं है? तो बीएचयू के पोल भी खोल रहे हैं। उस टाइम तक बीएचयू स्टैब्लिश उस तरीके से नहीं हुआ था जिस तरीके से हम आज उसे जानते हैं। गांधी जी के अछूतोद्धार का मतलब बहुत घट जाता है जब हम उनके साथ ऋषि मुनियों और उनके ग्रंथ गीता आदि के गौरव को उनके द्वारा खूब बढ़ाया जाता देखते हैं, जिन ग्रंथों में अछूत पने की बात भरी पड़ी है और जिन ऋषि मुनियों ने अपने आश्रमों के आसपास मनुष्य नामधारी दास दासियों के ऊपर सहस्त्राब्दियों तक अमानुषिक अत्याचार होते देखकर भी अपनी तपस्या भंग न की, उनके ग्रंथ अछूतोद्धार के बाधक छोड़ साधक कैसे हो सकते हैं? गांधी जी विपक्ष में जाने वाले वाक्य की नई व्याख्या कर अपना काम चलाना चाहते हैं। तो यहां पर व्याख्या के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेना मैं चाहूंगी क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहूंगी जो इससे बिल्कुल जुड़े हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सत्याग्रह और हड़ताले वाले लेख में भगत सिंह के मैंने इस बात को आपके सामने रखा था कि गांधी कभी बहुत स्मार्ट मूव लेते थे। एक ही सेंटेंस को वे दो तरीके से जोड़ते थे, उसके दो मतलब होते थे एक ही सेंटेंस के कभी तो वो नसीहत लगते थे और कभी वे प्रश्न करते हुए प्रतीत होते थे। तो यहां पर राहुल सांकृत्यायन जी भी उसी बात को लिख रहे हैं। मुझे खुशी है कि मैं भगत सिंह के लेखों को समझने में सक्षम हो सकी।
कि जब राहुल जी कह रहे हैं कि गांधी जी विपक्ष में जाने वाले वाक्य की नई व्याख्या कर अपना काम चलाना चाहते हैं, यानी कि एक ही वाक्य को इस तरीके से कहते थे कि जरूरत पड़ने पर वो अपने मन मुताबिक उसकी नई व्याख्या प्रस्तुत कर सकें। तो ऐसे एक नहीं, इतिहास में यदि आप जाएंगे तो बहुत सारे वाक्य या लगभग सभी वाक्य वैसे ही बोलते थे। और दूसरी बात ये कि यहां पर मालवीय जी का जिक्र आया है अछूतोद्धार का। भगत सिंह के लेख सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज में भगत सिंह भी ये बात बोलते हैं कि किस प्रकार मदन मोहन मालवीय जी एक अछूत से माला पहन लेते हैं और बाद में अपने पूरे कपड़ों सहित स्नान करते हैं गंगा जी में जाके। तो इसी को रतन जी बहुत खूबसूरती से बोलते हैं, गले में माला लेकिन विचारों पर ताला। तो ये सब चीजें एक साथ कनेक्टेड हैं। और उसके बाद मणिकर्णिका में भी ये बात का जिक्र हुआ था कि तुलसी राम जी जब बोलते हैं कि मदन मोहन मालवीय जी ने फंड रेस करके चंदे से पूरा बीएचयू स्टैब्लिश कर लिया था। और यहां पर बीएचयू की क्या असलियत थी उसको भी राहुल सांकृत्यायन जी बता रहे हैं कि एक नया विश्वनाथ तैयार करना चाहते हैं जो महज बेवकूफी है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपके सामने रखना चाहती थी इंटेंशनली, ताकि ये लेख जो है समझने में आपको सहूलियत हो। कहना क्या चाह रहे हैं राहुल सांकृत्यायन जी, और राहुल सांकृत्यायन जी से पहले भगत सिंह इन सब बातों को लिख चुके हैं। तो चलिए लेख पर दोबारा लौटते हैं। भारत में पहले भी ऐसे कुछ सुधारक हुए हैं जिनके काम करने का यही ढंग था, लेकिन यह तो नासूर पर ऊपरी मरहम पट्टी है। यही शास्त्र और ऋषि मुनियों के प्रति गौरव तो और भी अछूतेपन की नींव को मजबूत करने के कारण बने हैं। और गांधी जी चाहते हैं कि शास्त्र और ऋषि मुनियों के गौरव को और भी कोई बट्टा भी ना लगे, और साथ ही मुनियों का ये सबसे बड़ा अत्याचार भी हमारे समाज से विदा हो जाए। अपने वचन और आचार द्वारा नहीं बल्कि प्रार्थना सम्मेलनों के प्रदर्शन से भी उन्होंने ईश्वर भक्ति की बहुत पुष्टि की है। मनुष्यों की असमानता, आर्थिक और सामाजिक दोनों ही तथा रूढ़ियों के पोषण में ईश्वर का ख्याल सबसे अधिक सहायक साबित हुआ है। संसार के हर समय के हरेक क्रांतिकारी इस बात को अच्छी तरह जानते थे और इसलिए उनके यहाँ ईश्वर के लिए स्थान नहीं दिया गया। और भगत सिंह भी बोलते हैं कि शुरू में वे आस्तिक थे, लेकिन जैसे जैसे वे क्रांतिकारी विचारों को पढ़ते गए वे नास्तिकता की तरफ बढ़ते गए। और वही बात राहुल सांकृत्यायन जी भी कह रहे हैं कि ये तो दुनिया का हर क्रांतिकारी जानता है कि या दुनिया का हर क्रांतिकारी नास्तिक ही होता है। गांधी जी एक तरफ तो संसार को बनाने बिगाड़ने वाले ईश्वर को कहते हैं और दूसरी तरफ मनुष्य को भी अपने भविष्य के लिए उद्योग करने की शिक्षा देते हैं। निश्चय ही स्वार्थियों, ढोंगियों और सोचने की ताकत खो दिए हुए दिमागों को गांधी जी की ईश्वर भक्ति से बहुत सहायता मिलती है। तो किस तरह उन्होंने भ्रम पैदा किया और लोगों को बड़ी संख्या में हिंदुत्व की तरफ मोड़ा। लेकिन राष्ट्र की जो कठिनाइयां और दुख हैं वे सच्चे हैं, काल्पनिक नहीं। तो यहां पर भगत सिंह भी बोलते हैं कोर्ट सेशन में और कई जगह पर उन्होंने बोला है कि जो काल्पनिक अहिंसा है, ईश्वर भक्ति उसे भुला देने में सहायक हो सकती है, लेकिन हर एक पेचीदा प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार करने में बाधक भी होती है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं को जेल में वर्ष वर्ष तक का निश्चित समय मिला था। यदि वे चाहते तो इस समय को बहुत आसानी से भारत की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को हल करने के विचार में तथा तत्संबंधी विशाल साहित्य के अध्ययन में लगा सकते थे। लेकिन सामने तो गांधी जी का सतयुग और राम राज्य था। उनको आजकल की शैतानी साहित्य, अर्थशास्त्र और साइंस से क्या प्रयोजन। कोई गीता की ओर आवृत्ति रोज कर लेता था। बिहार के कुछ संभ्रांत नेता तो इस बड़ी खोज में लगे हुए थे कि 18 अध्याय गीता में क कितनी बार आया और श, पेट चिरा श कितनी बार आया। उनको पढ़ने लिखने से क्या मतलब। उन्होंने 1921 ईस्वी में कॉलेज छोड़ा। उनके लिए विज्ञान और विद्या उन्हीं के विद्यार्थी जीवन में अपनी चरम पर पहुंच गई थी। तो यहाँ पर एक बहुत अहम बात मैं आपके सामने साथ शेयर करना चाहूंगी। भगत सिंह के लेखों में भी हमने इस बात को पढ़ा था, और यदि भगत सिंह के ऊपर आप बनी हुई फिल्म स्पेसिफिकली द लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखेंगे, जिसमें अजय देवगन स्टारर थे, उसमें भी अजय देवगन भगत सिंह के कैरेक्टर निभाते हुए शोक व्यक्त करते हैं
कि कैसे छोटे छोटे बच्चों ने अपने स्कूल के बस्ते तक आग में होम कर दिए थे, स्कूल छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये था गांधी का ऑरा उस टाइम में, कि उनके एक इशारे पर छोटे छोटे बच्चों तक स्कूल से निकलकर सड़कों पर आ गए थे। और राहुल सांकृत्यायन जी भी बहुत शोभ के साथ ये बात बोल रहे हैं कि जिन्होंने असहयोग आंदोलन 1921-22 यही दौर था में पार्टिसिपेट किया और अपने बस्तों को फेंक दिया आग के अंदर, उनके लिए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वहीं पूर्ण विराम लग जाता है। तो जो भ्रम गांधी ने पैदा किया था वो किस लिए किया था, और उनका जो इरादा था, उनका माइंड कितना करप्ट रहा होगा, ये भी पता चलता है। पिछले 16-17 वर्षों में मनुष्य का दिमाग सिवाय बेवकूफी के क्या कोई गंभीर विचार या साहित्य निकाल पाया है? मुश्किल तो यह है कि उन्होंने कॉलेज में जो पढ़ा था उसे भी वहीं कॉलेज के दरवाजे पर झाड़ कर चले आए थे। क्या वे जानते नहीं थे कि उन्हें इस समय गवर्नमेंट की बागडोर अपने हाथ में संभालनी पड़ेगी? उस वक्त गीता और रामायण से काम नहीं चलेगा। उस समय विज्ञान की हर एक शाखा का, जिसका राजनीति से घनिष्ठ संबंध है, ज्ञान आवश्यक होगा। और ऐसा न करने पर कांग्रेसी मंत्रियों को भी अपने विभाग के पदाधिकारियों के हाथ में रहना पड़ेगा, क्योंकि जहां वे पदाधिकारी अपने विषय के विशेषज्ञ होंगे, हर एक बात को आंकड़ों, योजनाओं और सिद्धांतों के साथ साथ पोथी की पोथी पेश कर सकेंगे, वहां हमारे मंत्री लोग सिर्फ फाइल पर एक दस्तखत कर देने की शक्ति रखेंगे, और ज्यादा कुछ हुआ तो कुछ उल्टे सीधे सभा में अपने क्रांतिकारी और आदर्शवाद तथा त्याग पर व्याख्या झाड़ देंगे। निश्चय ही ये आसान काम है, क्योंकि ना इसमें बहुत दिमाग खर्च करने की जरूरत है और ना ही पढ़ने लिखने की। हमारे नेताओं में इस शोचनीय स्थिति को लाने की सारी जिम्मेदारी गांधीवाद पर है, और जब तक ये अंधी भक्ति दूर नहीं होगी तब तक हमें अधिक आशा रखने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। तो ये बातें हम बिल्कुल समसामयिक संदर्भों में भी रख सकते हैं। और यहां पर एक बात तो मैं कहना चाहूंगी, विद्यार्थी और राजनीति वाला जो लेख था भगत सिंह का, उसमें वे कहते हैं कि क्या हमारे जो विद्यार्थी हैं, सरकार उन्हें बुद्धू समझती है? यदि सिर्फ क्लर्क पैदा करने के लिए और चंद अफसर पैदा करने के लिए वे शिक्षा दे रही है हमें, तो ऐसी शिक्षा हमें नहीं चाहिए। और उसमें स्पष्ट तौर पर भगत सिंह ये प्रश्न करते हैं कि जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर संभालनी है, उन्हें आज ही बेवकूफ बनाया जा रहा है, कि उन्हें ये नहीं पता होना चाहिए कि देश की बागडोर संभालते वक्त उन्हें किन किन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। ये सब कुछ भगत सिंह बोलते हैं। इसलिए मैंने पहले ही प्रकाशक की भूमिका में बोला कि जब मैं लेखों को पढ़ रही थी तो समानांतर जो है भगत सिंह की विचारधारा भी चल रही थी। ये सारी बातें जो राहुल जी ने 1944 में प्रकाशित की हैं लेखों के साथ अपने, वे सभी 1928 से 31 के बीच में भगत सिंह बोल चुके हैं। तो आज का ये लेख यहीं समाप्त करते हैं। मैंने बीच में बहुत सारे संदर्भ दिए हैं, बहुत सारी व्याख्याएं दी हैं। मैं जानती हूं कि ये बहुत सारा कुछ है एक साथ समझने के लिए, लेकिन ये असंभव भी नहीं। कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आज का ये एपिसोड यहीं विराम करते हैं। आधा जो बचा हुआ लेख है वो हम अगले एपिसोड में पूरा करेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।